जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। अगर आपने अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहला वीडियो देखें, ताकि उसके बाद की जो जितने भी अगर हम पढ़ाई करेंगे वो क्लियर हो सके। आइए, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी विद्युत क्षेत्र होता क्या है? क्षेत्र का मतलब हो गया कि उसके चारों ओर का आवरण, आवेश के चारों ओर का आवरण। इसको समझने के लिए हमने पहले कक्षा 10 में पढ़ा था कि जो चुंबक है, चुंबक के चारों ओर क्या होता है? क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर क्षेत्र होता है। चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखो, अगर इस चुंबक के पास अगर हम दूसरी चुंबक लेकर आते हैं, दूसरी चुंबक लेकर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर हम इसको समीप लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे इसके पास लेकर आएंगे तो कुछ समय पश्चात वह चुंबक को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगी या फिर इसे प्रतिकर्षित करेगी, दूर हटाएगी। तो ये कब हुआ कि ये जो चुंबक है, 2 नंबर वाले चुंबक, जब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आई तब हमको ये क्या देखने को मिला कि ये जो चुंबकीय है ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अभी केवल हम चुंबक की बात कर रहे हैं। तो देखो, अब चुंबक के चारों ओर अगर जैसे जैसे अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल का मान क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि खींचने की क्षमता क्या होगी? कम। जैसे चुंबक है, अगर इसके हम देखें, अगर बहुत अधिक दूरी पर चुंबक होगा तो इसको बहुत ही कम तीव्रता से खींचेगा। जैसे जैसे अगर चुंबक को पास लेकर आएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर भी इसको नहीं खींच पाया, और जैसे और पास लेकर आ गए, मान लेते हैं यहाँ पर भी नहीं खींच पाया। जैसे ही अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे लेकर आते हैं और ये इसको अपनी ओर खींच लेता है, तो इसका मतलब है यहाँ से जिसको खींचना प्रारंभ किया, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य चुंबक उसमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अब समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। अब विद्युत क्षेत्र जो है, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ये इस आवेश के चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। आवेश के चारों ओर क्षेत्र। अब ये जो आवेश है इसके चारों ओर क्या बन गया? क्षेत्र बन गया। अब अन्य अगर आवेश इसके पास आएगा, अन्य आवेश इसके पास आएगा, तो अब ये जो आवेश है या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण कब लगता है ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया। अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाए -q, तभी इसको क्या करेगा? आकर्षित। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब एक शब्द और होता है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये देखो, विद्युत जो क्षेत्र है इसको अभी हमने हिंदी में इसकी परिभाषा दी है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य आवेश उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब ये जो बल लग रहा है, उस आवेश पर जो बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वह कितना लग रहा है, इसको अगर हम गणित के रूप में लिखेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई एक आवेश आया है, एक आवेश, तो अब ये जो आवेश इसके पास में आ गया विद्युत क्षेत्र के पास में, तो अब इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा।
यानी कि बल लगेगा। अब यह जो बल है वो कितना लगेगा, इस बल के मान को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कितना बल उस पर लग रहा है आवेश पर। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर, पहले एक आवेश की बात करेंगे, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को किसे लिखते हैं, एफ से, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखते हैं, ई से। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ बटा क्यू नोट। अच्छा, एक हम यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर ये शब्द आ जाए कि प्रति एकांक या प्रति इकाई, तो प्रति एकांक या प्रति इकाई के बाद में जो शब्द आता है वह हमेशा बटे में चला जाता है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश, तो आवेश कहाँ आ गया, नीचे। तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो हमने ई से व्यक्त किया है, तो ये जो तीव्रता है वो सदिश राशि होती है कि अदिश, ये होती है सदिश राशि। यह कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि, सदिश राशि। अगर इसको सदिश फॉर्म में लिखें तो सदिश फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सदिश राशि है तो ई सदिश इज इक्वल टू एफ, बल भी कैसी राशि है, सदिश, बटा, और ये क्यू नोट आवेश कैसी राशि है, अदिश। तो ई सदिश बराबर क्या आ जाएगा, एफ सदिश बटा क्यू नोट। ये सदिश फॉर्म हो गया इसका, तो ये कैसी राशि हो गई, सदिश। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो एफ क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बटा ये क्या है यहाँ पर, क्यू आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, ये इसका हो जाएगा मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। अब अगर इसकी हम विमा निकालें, विमा, तो विमा कैसे निकालेंगे, ऊपर है बल, और बल की विमा हमें पता है क्या होती है, m1 L1 T माइनस 2। ये तो किसकी होती है, बल की, बटा आवेश, आवेश की हम पहले लेसन में निकाल चुके हैं, पहले पाठ के अंदर। Q बराबर क्या होता है, IT, विद्युत धारा A और T, A1 और T1। अब अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो m यहाँ पर एक ही है तो m1 लिख देंगे, m1, L यहाँ पर भी एक ही है, L1। T की बात करें तो देखो T की घात -2 और T की घात 1, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी T की घात -1 हो जाएगा। तो -1 और -2 ये है तो T की घात -3, T की घात -3, और ये 1 की पावर 1 है, नीचे ऊपर चला जाएगा तो 1 की पावर -1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या आ जाएगी, विमा। क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल है, जैसे मान लो अगर कोई भी आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, अब ये जो आवेश इसके पास में आएगा तो ये से विद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पर बल लगेगा, इस आवेश पर जो बल लग रहा है, तो इस आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर हो जाएगा इसका सूत्र एफ बटा क्यू नोट। ये एक सदिश राशि होती है, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम, और विमा m1 L1 T की पावर -3 और 1 की पावर -1। उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ से क्या आया है, न्यूटन बटे कूलाम। एक और आएगा जो कि अध्याय 3 में काम आएगा, ध्यान रखना, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, ये वोल्ट है, वोल्ट प्रति मीटर। अगर अध्याय 3 के अंदर वहाँ पर बात कर लेंगे कि एक और अन्य मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, चले नेक्स्ट। अगला टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात कोई आवेश है Q और उससे कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश है, वहाँ पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई A बिंदु है A, और इस A बिंदु पर Q आवेश रखा हुआ है। A बिंदु पर Q आवेश रखा हुआ है। अब यहाँ से हमें R दूरी पर एक अन्य बिंदु B है जिस पर Q0 आवेश रखा है। कौन सा आवेश है, Q0, और इसको हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिट से। मान लो पहले केवल एक ही आवेश था, ये Q, कैपिटल Q, ये एक ही आवेश था। अब हमारे पास एक और आवेश है जो कि हम बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं और थोड़ा पास में लेकर आ गए इस Q0 को। अब कैपिटल Q और Q0, इनके बीच में अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस कैपिटल Q और Q0 के मध्य की दूरी को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। तो हमें इस बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले हमारे पास कितने आवेश हैं, 2, और 2 आवेश हैं और इनके मध्य की दूरी R है। 2 आवेश और मध्य की दूरी R है, तो कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम का नियम हमने देखा था कि 2 आवेशों के मध्य लगता है अगर वो निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो कूलाम के नियम से इनके मध्य जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, पहले लिखते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F सदिश इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 और Q2, Q1 की जगह तो क्या है, कैपिटल Q, Q2 की जगह क्या है, Q0, अपॉन मध्य की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो F बराबर क्या आ जाएगा, K Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। ये तो कब है, जब हमने कूलाम का नियम लगाया 2 आवेशों के मध्य। अब हमको ये भी पता है अगर एक आवेश है उसके चारों ओर अगर विद्युत क्षेत्र बनेगा, अगर हम एक और वहाँ पर आवेश लेकर आ रहे हैं तो इस आवेश के कारण इस दूसरे आवेश पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने अभी निकाला था। E बराबर क्या होता है, F बटे Q0। तो यहाँ पर लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब देखो यहाँ से हम कैपिटल Q अपनी जगह पर है, कैपिटल Q कौन सा लेकर आ रहे हैं, Q0। बल किस पर लगेगा, Q0 पर लगेगा। किसके द्वारा, कैपिटल Q के द्वारा, यानी कि इस Q के द्वारा Q0 पर बल लगेगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या हो जाएगा, E सदिश बराबर F सदिश बटा, अब यहाँ पर कौन सा आएगा, Q0 आएगा, कैपिटल Q नहीं आएगा, Q0। क्यों, क्योंकि ये जो बल लग रहा है हम किसको लेकर आ रहे हैं, Q0 को, तो इस पर बल लगेगा इस कैपिटल Q के द्वारा। तो जिस पर बल लगता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो Q0 को जब लेकर आ रहे हैं तो कैपिटल Q के द्वारा Q0 पर बल लगेगा, तो Q0 पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E सदिश बराबर क्या आ गया, F सदिश बटे Q0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम देखते हैं कि F सदिश का मान हम ये निकाल चुके हैं। तो इस समीकरण नंबर 2 में F सदिश की जगह हम ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 1 का मान रखने पर, जैसे अगर हम समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो, E सदिश इज इक्वल टू F सदिश, F सदिश की पूरी वैल्यू ये है तो यहाँ पर रख देंगे K Q0 बटे R स्क्वायर। ये तो केवल F की रखी है और बट्टे में Q0 भी है, तो बट्टे में यहाँ पर क्या है, Q0।
अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर ऊपर है, ये तो आ जाएगा नीचे, और जो क्यू नोट और ये ऊपर वाला क्यू नोट ये कट जाएगा, तो हमारे पास ई सदिश बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई सदिश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई आवेश निश्चित दूरी पर अगर स्थित होता है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई सदिश इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसका मतलब आर है, इनके मध्य की दूरी है, अगर आर का मान बढ़ेगा, नीचे है आर का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उस पर कम। अगर बहुत दूर होगा आर का मान बढ़ा देंगे तो तीव्रता क्या होगी, कम, यानी कि बल क्या लगेगा, कम। अगर आर का मान बिल्कुल कम हो जाएगा तो फिर तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा। तो यहाँ से अगर हम देखें, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं आवेश के मध्य की दूरी के अंदर ग्राफ खींचिए, तो यहाँ से देख सकते हैं ई और बटे में ए, ई ये किसके समानुपाती है, 1/r स्क्वायर के। तो हमको ई और आर 1/r स्क्वायर में अगर हम ग्राफ बनाएं, ई और आर में ग्राफ, ई और आर में ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में देखने को मिलता भी है कि ई और आर में ग्राफ बनाइए। तो आर नीचे है, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर ये ई की वैल्यू है, यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू। तो इसका बनेगा अति परवलय के आकार का, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से घुमाकर बनेगा। जब अगर एक राशि बढ़ती है एक राशि घटती है स्क्वायर के रूप में हो तो उसका हमेशा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ई और आर में। क्लियर है। देखो टॉपिक क्या था, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश ये हमारे पास पहले से आवेश था और इसके पास में अगर एक और आवेश लेकर आ रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमको गणना करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी गणना करते हैं। कमेंट करके बताइए ये क्लियर है क्या। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है, बहुल आवेशों के निकाय, यानी कि एक ऐसा निकाय है जिसमें हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं और उन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमको निकालनी है। तो आइए इसको हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक निकाय है, निकाय। अब इसमें बहुत सारे आवेश हैं, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इस तरीके से Qn। कितने आवेश हो गए, Q1 से लेकर Qn तक। अब इन आवेशों के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम सबसे पहले इनके मूल बिंदु से कुछ दूरी मान लेते हैं आवेशों की। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, इनका मूल बिंदु मान लेते हैं, मूल बिंदु O। ठीक है, तो पहला वाला जो आवेश है Q1, मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं R1। इसको हम क्या मान लेते हैं, R1। Q2 जो आवेश है इसकी मूल बिंदु से दूरी को हम मान लेते हैं R2। Q3 जो है इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है इसको मान लेते हैं R3। इस तरीके से Q4 के लिए दूरी मान लेंगे R4, Q5 के लिए मान लेंगे R5। अब यहाँ से पहले हम Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। पहले Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभी हमने फॉर्मूला कौन सा देखा था, अभी हमने देखा था E बराबर K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि अभी हमने निकाला था। इस फॉर्मूले में ये मान रखेंगे। तो पहले आवेश के कारण इसको E1 मान लेते हैं, पहले आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या मान लेते हैं, E1 बराबर के सभी जगह समान होता है इंटू Q। इस Q की जगह क्या आ जाएगा, ये Q1 बटे आर स्क्वायर, दूरी क्या है R1 का स्क्वायर। ये सदिश राशि होती है हमको पता है, तो सदिश राशि के लिए यहाँ पर इसके लिए हमको पता है जब भी हम दिशा लगाते हैं, दिशा तो एकांक सदिश काम में लेते हैं। तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R1 कैप।
R1 कैप। ये Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसी तरीके से हम देखें Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण ये लाइन पूरी ऐसे कैसे आएगी फिर, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लेते हैं E2, सदिश राशि है तो सदिश बराबर K इंटू, अब Q1 की जगह क्या आ जाएगा Q2, क्योंकि किसके द्वारा निकाल रहे हैं, Q2 के द्वारा निकाल रहे हैं। Q2 बटे R1 स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर, और यह भी, अब इसका जो एकांक सदिश आएगा ये दूरी का R2 है तो R2 कैप, R2 कैप। इसी तरीके से Q3 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, E सदिश, E3 सदिश इज इक्वल टू K इंटू Q3 बटे R3 का स्क्वायर, R3 कैप, ये एकांक सदिश आ गया। तो Q1, Q2, Q3 इस तरीके से, Q4, Q5 इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन हमको निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं, सदिश योग को जोड़ देंगे। परिणामी तीव्रता के लिए E सदिश बराबर क्या होगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस इस तरीके से En सदिश। इस तरीके से हम इनको क्या करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि परिणामी तीव्रता सदिश राशि है और ये इनके सदिश योग के बराबर होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परिणामी बल निकाला था, तो बलों को भी हमने सदिश योग के बराबर किया था। यहाँ से E सदिश बराबर क्या आ जाएगा, E सदिश इज इक्वल टू E1, E1 का मान ये रहा पूरा, K इंटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 कैप, प्लस E2 का मान भी लिख देंगे K इंटू Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप, प्लस E3 का भी लिख देंगे K इंटू Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर इंटू R3 कैप। इस तरीके से क्या होगा, चलता रहेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, K को ले लेंगे बाहर, तो Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 कैप, प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप, प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर इंटू R3 कैप। ये इस तरीके से चलता रहेगा। अब हमको क्या करना है, इन सब का अगर हम जोड़ एक साथ लिखना चाहें तो सिग्मा शब्द लगाते हैं, जैसे हमने सदिश योग बलों के लिए लगाया था कि इन सब के लिए सदिश यानी कि सिग्मा। देखो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन और यहाँ पर तीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n का मान अगर यहाँ से हम i का मान ले लेते हैं, i का मान 1 से लेकर अगर n तक रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो q a की जगह क्या रख देंगे, q i बटा r a की जगह i स्क्वायर इंटू r a की जगह क्या लिख देंगे, i और कैप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर केवल एक ही आवेश होगा तो i की जगह क्या रख देंगे, 1, तो Q1 R1 कैप ये आ जाएगी। अगर दो आवेश होंगे तो इसके लिए हमको 1 और 2 रखना पड़ेगा, तो ये 1 और ये अगर i की जगह 2 रखेंगे तो Q2 R2 और ये R2 ये वाला हो जाएगा। 3 होंगे तो i की जगह क्या रख देंगे, 3, तो ये वाली राशि आ जाएगी Q3 R3 स्क्वायर और R3 कैप ये वाली आ जाएगी। तो ये है हमारा, और K की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 1/4πε0। तो E सदिश इज इक्वल टू K की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 और सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। n का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पर आवेश कितने भी हो सकते हैं, 1 से 2 3 4 5 कितने भी। सिग्मा हो गया QI बटा RI स्क्वायर और RI कैप। ये आ जाएगी बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बताइए कमेंट करके कि ये समझ में आया कि नहीं आया। आशा करता हूँ कि ये शायद समझ में आया होगा। अगर जिसने पहले वाला वीडियो में हमने जो
अध्यारोपण का सिद्धांत किया था और आवेशों के निकाय के कारण जो उस पर बल लग रहा था, अगर वो वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ कि ये आराम से समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी तक हमने केवल विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दो टॉपिक देखे। अब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हमको रेवाड़ी से फुलेरा चलना है। रेवाड़ी से फुलेरा चलना है, ठीक है, रेवाड़ी से फुलेरा, और ट्रेन के अंदर हमको चलना है। ट्रेन, तो ये हमारे पास दो स्टेशन हो गए। अब ये जो ट्रेन है ये चलेगी पटरियों पर। कहाँ से चलेगी? पटरियों से। तो ये जो ट्रेन है अब इस पथ को ये तय करते हुए कहाँ पहुँचेगी? फुलेरा। ये जो ट्रेन है ये इस पथ को तय करके कहाँ पहुँचेगी? फुलेरा। तो इस ट्रेन के द्वारा ये जो पथ है, ये जो पथ तय किया गया है, इस पथ को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्षेत्र रेखाएं। क्या कहेंगे? क्षेत्र रेखाएं। तो ट्रेन के द्वारा ये जो पथ तय किया गया है इसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र रेखाएं। अब आइए इसे समझते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मान लो यहाँ पर बहुत सारे विद्युत क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास दो चद्दर है, एक पॉजिटिव है और एक है नेगेटिव, ठीक है। इनके एक पर प्लस आवेश है और एक पर माइनस आवेश है। तो प्लस और माइनस आवेश के कारण यहाँ पर क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। इसके चारों ओर क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। जैसे दो चालक है, ठीक है, इस पर प्लस आवेश है, इस पर क्या है? प्लस आवेश है, ठीक। यहाँ पर माइनस रख देते हैं। अब इन आवेशों के मध्य में आपने एक आवेश को और रख दिया है, Q0 आवेश को और रख दिया, ठीक। हमने क्या कर दिया? इन चालक प्लेटों के मध्य जो आवेशित प्लेटें थी इनके मध्य क्या रख दिया? इसे आवेश को रख दिया। तो अगर इस आवेश को रख दिया तो ये जो आवेश है जिस दिशा में गति करेगा, मान लेते ये इस दिशा में गति करेगा और जिस पथ से होकर ये गति कर रहा है, जैसे इस पथ से होकर ये गति करेगा, तो ये जो पथ है इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम परीक्षण आवेश को रख देते हैं, परीक्षण का मतलब हो गया बाहर से किसी भी अगर आवेश को लेकर आते जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्ञात करनी है, तो अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, बहुत सारा विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर अगर हम परीक्षण आवेश को रख देंगे तो ये जो परीक्षण आवेश है ये जिस पथ को तय करते हुए आगे जाएगा वो जो पथ है वो क्या कहलाएगी? हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। कि विद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, स्वतंत्र का मतलब हो गया जब हम इस आवेश को छोड़ देते हैं, तो वो जो परीक्षण आवेश है जिस पथ को चयन करके आगे की ओर बढ़ता है, तो वो जो पथ है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। गुणधर्म, गुणधर्म। अब परिभाषा आप सोच रहे हैं कि मैं परिभाषा क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि परिभाषा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इस चैप्टर का जो नोट्स है जो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसलिए मैं उस यहाँ पर इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा। और इसको भी अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाना। तो गुणधर्म देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। नंबर 1, अगर मान लो हमारे पास कोई धनावेश है, प्लस Q आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होती है। कहाँ पर होगी? बाहर की ओर, इस तरीके से। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया?
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर होती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, धनावेश से बाहर की ओर, यानी कि धनावेश से प्रारंभ होती है। कहाँ से स्थित होती है? धनावेश से प्रारंभ होती है या बाहर की ओर होती है। अगर आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर हमारे पास कोई प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती। नंबर 2, अगर ऋणावेश है हमारे पास, ऋणावेश, तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ होगी? इसके अंदर की ओर होगी। इसमें बाहर की ओर थी ना, इसमें होगी अंदर की ओर। तो नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऋणावेश पर खत्म होती है, समाप्त होती है। ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? समाप्त होगी या अंदर की ओर, समाप्त या अंदर की ओर। अब हम मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश है और दोनों ही विपरीत प्रकृति के हैं। एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस और माइनस। यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश और ये है प्लस क्यू आवेश। अभी हमने देखा कि प्लस से तो बाहर निकलती है और माइनस पर आकर समाप्त होती है। तो यहाँ से क्या होगी? प्लस से तो निकलेगी और ये माइनस पर क्या होगी? समाप्त होगी, ऐसे, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि ये शायद आ रहा होगा समझ में। ठीक, तो इसका मतलब है क्या बना रही है? खुला वक्र बना रही है। ठीक है, ये देखो खुला वक्र, बंद नहीं, खुला वक्र बनाती है। तो नंबर 3, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या बनाती है? खुला वक्र बनाती है। अब यहाँ पर देखो, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है या ऋणावेश पर अंदर की ओर आ रही है, तो क्या ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद नहीं करती। आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर मान लो यहाँ से हमारे पास एक आवेश से ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, जैसे प्लस क्यू आवेश है, प्लस है, और इससे अगर ये बाहर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से भी अगर मान लेते हैं एक माइनस आवेश है, ये इस पर ऐसे इधर आ रही है, तो प्लस के कारण और ये माइनस के कारण क्या इसको प्रतिच्छेद करेगी? तो देखो, दो अलग अलग आवेशों की जो क्षेत्र रेखाएं हैं, दो अलग अलग आवेशों की क्षेत्र रेखाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, परंतु एक आवेश से निकलने वाली जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे माइनस क्यू आवेश है, अब जैसे यहाँ पर ये अंदर की ओर है, तो ये जो जितनी भी इस आवेश की क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। हाँ, अगर इसके समीप कोई दूसरा आवेश है और इससे निकलने वाली जो है वो इसको प्रतिच्छेद कर सकती है ऐसे। ठीक है, तो दो आवेशों के जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर सकती हैं, लेकिन एक आवेश की दो क्षेत्र रेखाएं, एक आवेश की, जैसे ये है आवेश है, इससे अगर क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। लेकिन अगर दूसरा आवेश है और वो भी अगर इसके पास में रखा है तो इसे निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं और इसे निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं उसको प्रतिच्छेद कर सकती है। तो ये ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कब? केवल एक आवेश से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो कारण क्या है? क्योंकि अगर मान लेते हैं ये इधर जा रही है, अगर ये दो क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर दे ऐसे, तो ये जो इनका दोनों क्षेत्र रेखाओं का कटान बिंदु हो गया, तो यहाँ पर कितनी दिशा बनेगी? दो दिशा बन जाएगी, एक तो ये इधर और एक बिंदु से कभी भी दो दिशाएं नहीं निकलती। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कितने गुणधर्म हो गए? 4 हो गए। क्लियर है? कमेंट करके बताओ। क्लियर है क्या?
अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के लंबवत होती है, चालक के लंबवत होती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कुछ चालक है, जैसे गोला है, गोला, ठीक है, ये गोला है और इस गोले पर आवेश है, तो इन आवेशों से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चालक के क्या होंगे, लंबवत। जैसे यहाँ से बाहर जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर, तो ये सभी यहाँ पर जो लंबवत का मतलब हो गया कि ये सरफेस से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरफेस के साथ कितने का बनाती है, 90। जैसे यहाँ पर कोई चालक है, अब विद्युत क्षेत्र अगर निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इधर निकल रही है, तो इस चालक के साथ कितने का कोण बनाएगी, 90 का। इधर अगर निकलेगी तो इधर से कितने का बनेगा, 90 का। ऊपर जाएगी तो चालक के साथ कितने का बनाएगी, 90 का। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। कितने गुणधर्म हो गए, 5। और एक और है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत। अच्छा, ये सतत का मतलब क्या होती है, सतत, सतत का मतलब होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लगातार आगे तक चलती है, बीच में टूटती नहीं है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था, जैसे अगर आप श्री माधोपुर से जयपुर जा रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ से जो इसका, चलो इस बार गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं, ये गाड़ी से जा रहे हैं और ये है इसकी सड़क, क्या है, सड़क, ठीक है, ये है इसकी सड़क। अब जैसे मान लो ये जो पथ है, इस पथ का अनुसरण करते हुए जाएंगे हम जयपुर, तो हमको पता है ये जो पथ है वो क्या बनाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा है ये। अब ये लगातार है, मान लो यहाँ पर सड़क टूट गई, यहाँ पर ये सड़क टूटी हुई है और आप जा रहे हैं जयपुर, तो यहाँ से अगर जाएंगे तो अब क्या आप यहाँ से वापस आ जाएंगे क्या, नहीं, हम जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे मान लो यहाँ पर सड़क टूटी हुई है तो भी हम जाएंगे इसको पार करके। तो इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं कभी भी बीच में टूटी हुई नहीं होती है, ऐसे गैप नहीं हो रहती है, ये कंटिन्यूस होती है, लगातार होती है। ये इस लाइन का यही मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, कंटिन्यू होती है, बीच में ये टूटी हुई नहीं होती है। कितने गुणधर्म हो गए, 6, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के इतने गुणधर्म देखेंगे, कमेंट करके बताओ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसकी परिभाषा और ये गुणधर्म दोनों क्लियर है क्या। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव, नाम से ही है विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब हो गया 2 ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो आवेश जो है, आवेश वो हमारे पास कितने होने चाहिए, 2। कितने आवेश होने चाहिए, 2, लेकिन दोनों ही विपरीत प्रकृति के। विपरीत प्रकृति का मतलब हो गया, अगर हमारे पास एक प्लस आवेश है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, माइनस। और परिमाण में भी कैसे होने चाहिए, समान। परिमाण में कैसे होने चाहिए, समान, उनकी जो मात्रा है वो समान होने चाहिए। तो 2 आवेश हैं, जैसे मान लो विपरीत प्रकृति के, एक प्लस का Q आवेश है और दूसरा है माइनस का Q आवेश। तो विपरीत प्रकृति के आवेश है और परिमाण में कैसे हैं, समान। परिमाण में कैसे हैं, समान, यानी कि इनकी जो मात्रा है वो तो समान है, लेकिन जो इनकी प्रकृति है, प्रकृति देखो एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, अलग अलग है। विपरीत प्रकृति, प्रकृति कैसी है, विपरीत। प्रकृति कैसी है, विपरीत। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, देखो 2 आवेश जो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत हो, उनको हम निश्चित दूरी पर रखते हैं, दोनों को अल्प दूरी पर। जैसे प्लस Q आवेश और ये माइनस Q आवेश है, इनको एक निश्चित दूरी पर रखते हैं। इनकी जो दूरी है, दूरी को हम लिखते हैं 2L से, या 2A से भी लिखते हैं कभी कभी, 2A से। आगे बात करेंगे कि 2 क्यों लगाते हैं, 2L, L क्यों नहीं लिखा।
तो देखो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेश जिनको अल्प दूरी पर रखा जाता है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस। जैसे HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो एक तरफ ये जो H है इस पर हमको पता है ये प्लस आता है, Cl है इस पर कैसा आता है माइनस। ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस, दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। और इनकी जो मध्य की दूरी है ये, तो ये जो है हमारे पास अणु ये किसकी तरह कार्य करेगा, विद्युत द्विध्रुव की तरह। किसकी तरह कार्य करता है ये, विद्युत द्विध्रुव की तरह। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेश और उनके मध्य की दूरी और उनके निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया हमारे पास कितने आवेश होने चाहिए, दो, और दोनों प्रकृति में कैसे होने चाहिए, विपरीत, लेकिन परिमाण में समान, और उनको हम अल्प दूरी पर रख देते हैं, 2l दूरी पर रख देते हैं। तो ये जो प्राप्त होने वाला जो हमारे पास युग्म है ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। अब एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम, मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। अभी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण ये जो हमारे पास दो आवेश हैं इनमें से अगर हम किसी भी एक आवेश को ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में जो परिमाण है, मात्रा क्या है, दोनों की समान है, कोई भी अगर हम एक आवेश ले लें और उनके जो मध्य की दूरी है अगर इनको हम गुणा कर दें, एक आवेश जो है उसको और उनके मध्य की दूरी को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, P से, क्योंकि P और ये सदिश, क्यों, क्योंकि ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि कोई भी एक आवेश और उनके मध्य की दूरी को गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो P सदिश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई भी एक आवेश, दोनों ही Q आवेश है तो Q इंटू इनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को किसे लिख रहे थे हम, 2l से, 2l वेक्टर। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, P सदिश इज इक्वल टू Q इंटू 2l सदिश, P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l, द्विध्रुव आघूर्ण। कोई भी एक आवेश Q और उनके मध्य की दूरी क्या है, 2l, इनका गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण के अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l। Q क्या है यहाँ पर, आवेश, और आवेश का मात्रक हमको पता है क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 2l मध्य की दूरी, लंबाई, और लंबाई का हम जानते हैं मात्रक क्या होता है, मीटर, कूलाम मीटर। यहाँ पर आप जल्दबाजी में इसे सेंटीमीटर मत पढ़ देना, क्योंकि ये cm अगर लग रहा है कि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर नहीं है, ये है कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। अगर हम इसकी दिशा की बात करें कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, विद्युत क्षेत्र की हमने कहाँ से कहाँ तक देखी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से बाहर की ओर और माइनस पर अंदर की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर। इसकी अगर हम दिशा देखें, दिशा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। जैसे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसका मतलब है ये P सदिश ये इसकी दिशा बता रही है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इस द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, दिशा। लेकिन अगर वहीं हम विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो प्लस से माइनस की ओर होती है।
तो प्लस से माइनस की ओर वो इधर हो जाएगी ई सदिश। तो अब ध्यान रखना कि अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो वो होती है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन अगर द्विध्रुव आघूर्ण की पूछे तो उसकी विपरीत होती है, वो कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ से लिख देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिशा। अब इसका एक अन्य मात्रक और होता है, अन्य मात्रक, इसको भी ध्यान रखना, अन्य मात्रक, इसको डी बाई भी कहते हैं। अन्य मात्रक क्या होता है इसका, डी बाई। तो कहीं कहीं आपको डे बाई शब्द भी दिख सकता है या डी बाई भी। ये सब किसका मात्रक है, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव तो किसे कहते हैं, ऐसे दो आवेश जो परिमाण में समान और प्रकृति में कैसे हों, विपरीत हों, उनको 2l दूरी पर रख देते हैं तो प्राप्त होने वाला निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि उन दोनों आवेशों में कोई भी एक आवेश और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब मीटर या डी वाई, और दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। कमेंट करके बताओ यहाँ तक ये दोनों चीज़ें क्लियर है क्या। क्लियर है। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताइए, विमा, विमा, विमा निकाल सकते हैं, यहाँ से ये रहा Q इंटू 2L से। तो Q इंटू 2L आवेश की विमा हम निकाल चुके हैं पहले ही। Q बराबर क्या होता है, IT, और IT यानी विद्युत धारा और समय। विद्युत धारा को हम लिखते हैं विमा में A से, समय को हम लिखते हैं T से, तो A1 और T1। ये तो किसकी हो गई, इस आवेश की। L लंबाई है, लंबाई को हम किसे लिखते हैं, लेंथ से विमा के अंदर, तो L से। तो ये पूरी क्या हो गई विमा। यहाँ पर M तो क्या है, M है ही नहीं, या M0 है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो M0 लगाओ या इसको छोड़ दो, एक ही बात है, M0। इसके बाद में L1 T1 A1 T1, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगी, M0 L1 A1 T1, या M0 इसको आप छोड़ भी सकते हैं, LAT भी कर सकते हैं, लेट, LAT लेट। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक ही देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कल की वीडियो में देखेंगे, जो कि इस चैप्टर, जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव हमको निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, दोनों में। और इन दोनों में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, या तो अक्षीय स्थिति की डेरिवेशन पूछ ली जाती है या निरक्षीय स्थिति की डेरिवेशन पूछ ली जाती है। तो कल आज हम इतना ही देखेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।